वेलकम टू स्पार्क क्लासेस। स्पार्क क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। यहाँ हम जानेंगे संसाधन क्या है, संसाधनों का विकास कैसे हुआ है, विभिन्न प्रकार के संसाधन इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। शुरुआत में ही सवाल आता है, संसाधन क्या है। किसी के भी जहन में ये सवाल आएगा कि संसाधन हम किसे कहेंगे, संसाधन है क्या, व्हाट इज रिसोर्स। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूर्ण करने में प्रयोग की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो सांस्कृतिक रूप से मान्य और आर्थिक रूप से संभाव्य है, एक संसाधन है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू मीट आवर नीड्स एंड द टेक्नोलॉजी available to make it, which is culturally valid and economically feasible, is a resource. हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं जिन्हें हम किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, उन सब को हम संसाधन कहेंगे यदि वो आर्थिक दृष्टिकोण से उनका प्रयोग करना तर्कसंगत होगा और हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी उनका प्रयोग करना सही होगा। जैसे कोयले, वन, खनिज संसाधन, समुद्र से प्राप्त संसाधन और हमारे आसपास ऐसे ढेरों पदार्थ जिन्हें हम अपने जीवन में प्रयोग लाते हैं। हम स्वयं जो मनुष्य हैं, हम भी एक संसाधन हैं। ये जो औद्योगिक संस्थाएं हैं, ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये भी संसाधन हैं। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, टावर हैं, ये सब संसाधन हैं जो हम मनुष्य ने ही तैयार किया है। अब हम जानेंगे कि संसाधनों का विकास कैसे हुआ है। एक संसाधन का रूप कैसे लेता है। हाउ डिड द रिसोर्स डेवलप्ड, ये एक सवाल आता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, संस्थाओं और प्रौद्योगिकी के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। The conversion process of available goods in our environment lies in the interrelationship of nature, institution, and the technology. Humans interact with nature through technology and build institutions to accelerate the pace of their economic development. हम मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता और अपनी कार्यकुशलता के साथ किसी भी वस्तु को हमारे उपयोगी रूप देने के लिए प्रकृति, प्रौद्योगिकी और विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हैं और प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को एक संसाधन का रूप देते हैं। जैसे प्रकृति में उपलब्ध जल से ही हम बहुत सारे उपयोगी काम करते हैं। वहाँ से हम बिजली का भी उत्पादन करते हैं और ऐसे अनेक काम करते हैं। अब देखेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों को उनके अलग अलग आधार पर
अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर उन्हें जैव तथा अजैव कहा गया है। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय कहा गया है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कहा गया है। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष भी कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन निहित है, जैसे मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं इत्यादि। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। ये हमारे वन, हम मनुष्य, जीव जंतु, ये सभी जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। हमारे आसपास विकसित यातायात के साधन जैसे बस, रेल, ऊंची ऊंची इमारतें, छोटे बड़े घर, उद्योग धंधे, खनिज, ये सब अजैव संसाधन हैं। अब देखते हैं समाप्यता के आधार पर संसाधन को कैसे वर्गीकृत किया गया। इस आधार पर भी संसाधनों को दो रूपों में बांटा गया है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, ये कभी समाप्त नहीं होंगे, इन्हें प्रयोग करने के बाद बारंबार पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे जल, ये सभी संसाधन बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं। ये वन, ये भी समाप्त नहीं होंगे, इन्हें भी पुनः लाया जा सकता है उपयोग में। अनवीकरणीय संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबी भूवैज्ञानिक अवधि में होता है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, जबकि कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, जो एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। कोयला, खनिज लवण एवं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम इत्यादि अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। ये प्रकृति में बनने में लाखों वर्ष लेते हैं। ये समाप्त होने के बाद इन्हें बनने में फिर लंबा समय लगेगा। स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इनके नामों से ही पता चलता है ये क्या संसाधन हो सकता है। व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिनमें निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वो सरकार को लगान चुकाते हैं। बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग घरों, भूखंडों और अन्य जमीन जायदाद के मालिक होते हैं। चारागाह, बाग, तालाब और कुओं जिन पर किसी एक व्यक्ति या किसी समूह का स्वामित्व होता है, उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, कोई नल, कोई कुआं, कोई तालाब जिस पर किसी एक का हक हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब देखते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। गांव के शामिलात भूमि जैसे शमशान भूमि, चारण भूमि, तालाब इत्यादि
और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, मनोरंजन स्थल और खेल के मैदान आदि वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। जैसे हमारा जो मैदान होता है वहाँ सभी समुदाय के लोग आते हैं, खेलते हैं। पार्क हैं, यहाँ सभी समुदाय के लोग आते हैं, यहाँ सभी समुदाय का लोगों का हक होता है। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। जो भी हैं एक राष्ट्र के सीमा के अंदर सब राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को यह कानूनी अधिकार है कि वह आम जनता के हित में व्यक्तिगत संसाधनों को भी अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा नहरें, सड़कें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में भी बनी हुई हैं। सरकार ने शहरी विकास प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे जल संसाधन, खनिज पदार्थ, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 19.2 किलोमीटर तथा महासागरीय क्षेत्र तथा इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। रेलवेज, नदी, तालाब, बड़े बड़े संस्थाएं, सड़क मार्ग, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से पूरे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग भी नहीं किया जा सकता। जो विशाल समुद्र हैं, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। इनके पूरे क्षेत्र में किसी एक देश का अधिकार नहीं है, केवल तटीय क्षेत्रों पर इनके तटीय देशों का अधिकार है। अब देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के क्या क्या प्रकार हैं। विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधनों के 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और चौथा है संचित कोष। अब संभावी संसाधन क्या है? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। किंतु अभी इन संसाधनों का भी विकास होने लगा है और इनका भी प्रयोग होने लगा है, किंतु जिस मात्रा में इनका प्रयोग होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें संभावी संसाधन ही कहा जा रहा है, जैसे सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा। विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा, गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे तापीय ऊर्जा, कोयले से बनने वाली ऊर्जा, ये विशाल इमारतें और ऐसे सभी संसाधन जिनका हम प्रयोग करते आ रहे हैं। भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से दूर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल 2 ज्वलनशील गैसों ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु हमारे पास इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए आवश्यक तकनीक ज्ञान नहीं है। जैसे जल से हम हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस अलग कर सकते हैं। संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, इससे उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, आरंभ तो हुआ है लेकिन और भी ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। भविष्य में इनका उपयोग आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इनका प्रयोग विभिन्न पर्यायों के लिए हो रहा है, किंतु और भी बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार बांधों में जल व वन संचित कोष हैं, जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ये विकास के स्तर के आधार पर इन्हें संचित कोष कहा जा रहा है। इन्हें और ज़्यादा विकसित करने की आवश्यकता है। थैंक यू।